और कोई नहीं आया सेंटर? हाँ। और आगे वीडियो ऑन कर लीजिए। आयुष पीछे वाले लाइट ऑफ कर दीजिए ना। Find ratio of heat loss. Find ratio of heat loss. एक सन है और एक दूसरा स्टार है। सन का रेडियस आर दिया हुआ है और स्टार का रेडियस r/2 है। दोनों का टेम्परेचर 2000 केल्विन है, दूसरे का टेम्परेचर है 1500 केल्विन। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है हीट लॉस। लास्ट टाइम तो हम लोगों ने स्टेफेंस लॉ का लिखा था हीट लॉस का फॉर्मूला। पता नहीं, रैंडमली दिया है। क्या किया?
और टेम्परेचर वगैरह नहीं है सराउंडिंग का? क्या होता है फॉर्मूला? तो आर्यन कल कहाँ थे? सर मैं बाहर गया हुआ था कल। अच्छा, चलिए वो देख लिया था, क्लास देख लिया था आपने? अभी नहीं देखी सर, मैं देखूंगा आज। ठीक है। जल्दी कीजिए, मेरे को सही आंसर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं आया? देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जो पावर लॉस को फॉर्मूला था, नेट पावर लॉस इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर की पावर 4। ये फॉर्मूला था हमारे पास। हमेशा याद रखिएगा कि सन के केस में या हम लोग कोई सा भी स्टार वगैरह की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टार इन सब के कंपैरिजन में जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो नेग्लिजिबल होता है। पहला पॉइंट, ठीक है, लिख लीजिए इसको। Surrounding temperature in comparison to sun star is negligible. और हम लोग जितने भी सन या स्टार हैं इन सभी के लिए हम लोग उसको क्या मान के चलते हैं, E इज इक्वल टू क्या होगा, 1। क्योंकि मैंने बताया था कि सन कैसा बिहेव करता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह। ठीक है, तो जितने भी स्टार होंगे उसको भी हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे कि वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे उतनी रिलीज कर रहा है। तो E इज इक्वल टू क्या है आपकी, 1 है। अब वैल्यू निकालिए, अब तो देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। P1 डिवाइडेड बाई P2 नेट रेट ऑफ हीट लॉस कितना हो जाएगा, सिग्मा E की वैल्यू 1, एरिया कितना हो जाएगा पहले वाले का 4 पाई r स्क्वायर, T की पावर 4 दैट मीन्स 2000 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा E की वैल्यू 1, 4 पाई r स्क्वायर 1500 की पावर 4। अब सॉल्व कर लीजिए कि वैल्यू कितनी आ रही है। सॉल्व हो जाएगा ना? 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर में जो भी है सिंपलीफाई करके देख लीजिए। अब देखिए, आपने जो नेट हीट लॉस लिखा, नेट हीट लॉस इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ये था। मैंने मान लिया कि आपने कहा कि कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी आई है, इनिशियल टेम्परेचर, और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस है। मैं इधर टी नॉट मान लेता हूँ, कुछ भी मान लीजिए, सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने टी नॉट मान लिया। अब धीरे धीरे क्या होता है
कि ये हीट लॉस कर रहा है कंटिन्यूएशन में, रेडिएशन के कारण हीट लॉस कर रहा है। अगर रेडिएशन के कारण हीट लॉस कर रहा है तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल? बॉडी का टेम्परेचर वेरिएबल होगा, वेरिएबल। वेरिएबल होगा, है ना। यस जैसे सर। हम लोग कहते हैं कि गर्म चाय की प्याली रखिए कुछ देर बहुत ठंडी हो जाती है ना, क्योंकि कंटिन्यूएशन में क्या करे, रेडिएशन क्या करे, हीट लॉस कर रहा है। तो मैंने कहा कि इनिशियल कोई बॉडी थी जिसका टेम्परेचर टी आई था, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपने मान लिया टी नॉट है। तो धीरे धीरे ये हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, तो जो टाइम है वो, सॉरी, जो टेम्परेचर है वो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल है। तो मैं किसी टी टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जब टाइम टी था, बॉडी का टेम्परेचर टी था, कैपिटल टी। मैंने कहा कि टी प्लस डी टी टाइम में बॉडी का टेम्परेचर टी प्लस डी टी हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो डी टी है ये प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, हीट लॉस हो रहा है तो टेम्परेचर डाउन होगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक? ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो डी टी है इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। अब आपने कहा कि टी से टी प्लस डी टी आने में, मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर हम लोग बात करें तो उसमें से हीट कितना निकला होगा? डी क्यू हीट निकला होगा, तो उसका टेम्परेचर डी टी चेंज हुआ होगा। डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा तो डी टी टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जो हम लोग अभी तक जनरल पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने स्मॉल ड्यूरेशन के लिए लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी। ये क्लियर है? लेकिन ये वैल्यू क्या लूंगा मैं? माइनस में। माइनस में क्यों? क्योंकि डी टी आपका नेगेटिव है। आगे समझ में? अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको। माइनस एम एस डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 डिवाइडेड बाई डी टी। यही है ना? अगर मैं यहां से माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम इंटू एस टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ये है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ कूलिंग। यही है रेट ऑफ कूलिंग। टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर नेगेटिव, इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। इसी को कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग ना, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ कूलिंग। अब आप लोग थोड़ा सा सोच के ये बताइए कि रेट ऑफ कूलिंग टाइम के रेस्पेक्ट में, पहले जैसे कि मैंने कहा कि अभी आपके पास गर्म चाय की प्याली है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बिल्कुल गर्मा गर्म चाय रखी हुई है। अब मैंने कहा कि 5 मिनट में इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस हो गया 5 मिनट में, ठीक है। कितने टेम्परेचर डिफरेंस आया? 40 डिग्री का। मैंने कहा अब ये 60 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। सराउंडिंग टेम्परेचर अभी विंटर में कितना है? 10-12 के आसपास में होगा, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि पहले चाय का टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 से 60 तक पहुंचा कितने टाइम में? 5 मिनट, ठीक। फिर मैंने बोला 60 से 20 डिग्री सेल्सियस आने में उसको कितना टाइम लगेगा? लॉजिकली बताइएगा। 5 मिनट से ज्यादा लगेगा, 5 मिनट के बराबर लगेगा, कि 5 मिनट से कम लगेगा? क्यों? कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस? सबका रीजन इसी इक्वेशन में लिखा हुआ है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है।
अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो रेट ऑफ कूलिंग है वो टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 है ना। मतलब कि सराउंडिंग का टेम्परेचर और जो बॉडी का टेम्परेचर उन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है, पावर 4 जा रही है, मतलब डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो शुरुआत में डिफरेंस है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, कुछ देर के बाद टेम्परेचर कहां तक आ गया 60 पे पहुंच चुका है ना। तो 60 की पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 की पावर 4, ये तो कांस्टेंट है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये डिफरेंस कम होता जाएगा। लॉजिकली देखिए ये डिफरेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, तो रेट ऑफ कूलिंग स्टार्टिंग में ज्यादा होगा और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा रेट ऑफ कूलिंग मतलब की स्पीड, टेम्परेचर डिक्रीज होने की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। आ रहा है समझ में, रेट ऑफ कूलिंग स्टार्टिंग में ज्यादा होगा और उसके बाद फिर वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे को 100 से 60 डिग्री आने में 5 मिनट का टाइम लगा तो 60 से 20 आने में 5 मिनट से ज्यादा लगेगा, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज हो चुका है, कम रफ्तार से टेम्परेचर कम हो रहा है। क्लियर है, इसको अपनी वर्डिंग में लिख लीजिए, क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर कीजिए। कल केमिस्ट्री वाले सर ने आप लोगों की 5 घंटे की क्लास रखी है, सुना है? टाइम मेरे को नहीं पता, 5 घंटे की क्लास है कल आप लोगों की। तो उन्होंने 5 घंटे की रखी है, इसलिए मैं कल की क्लास नहीं ले रहा हूँ। मैं भी 3 घंटे ले लूँ तो हालत गंदी हो जाएगी आप लोगों की। 5 3 8। नोट कर लीजिए। एक बॉडी का टेम्परेचर T है, दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर T, इसका रेडियस आपका R1 है, इसका रेडियस दोनों सेम मटेरियल के बने इसकी। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? ठीक है, इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी S है, इसकी जो स्पेसिफिक कैपेसिटी S, यहाँ पे आपको दिया हुआ है R1 is greater than R2। ये मान लीजिए एक बॉडी है, ये आपकी बी बॉडी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका T है, कुछ मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो आपसे पहले पूछा गया कमेंट ऑन हीट लॉस से कमेंट कीजिए, इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, ये दोनों का बराबर होगा। लिख के किया कीजिए हमेशा, मुंह दबाने मत चलिए आइडिया। देखिए रेट ऑफ हीट लॉस के बारे में बात करें तो अभी आपने लिखा था V2 अपॉन VT इक्वल टू E सिग्मा T की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4।
ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब E A तो पाई R स्क्वायर आगे मैं दोनों बॉडी के टेम्परेचर के बारे में बात करूं तो दोनों बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर T सेम दिया हुआ है और सराउंडिंग टेम्परेचर भी सेम सराउंडिंग पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो किसके प्रोपोर्शन है? A 4 पाई R स्क्वायर भले कि R के स्क्वायर के प्रोपोर्शन है। RS में ठीक है, अगर ये R स्क्वायर के प्रोपोर्शन है तो जिसका एरिया ज्यादा होगा वो ज्यादा हीट लॉस करेगा। किसका एरिया ज्यादा है? R1 इज ग्रेटर देन R2 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले वाले का हीट लॉस ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सेकंड वाले। यहां तक क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है आपको? सर कट कट के आ रही है आवाज। और सर बहुत कम भी आ रही है। हम्म। अब देखिए आवाज कैसे है? अभी भी नहीं आ रही। देखिए अब सही है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, वो माइक हिल रहा है शायद। अब सही है। तो देखिए पहला वाला पार्ट क्लियर है। यहाँ पे जो नेट हीट लॉस है वो किसके प्रोपोर्शन है? एरिया के। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका हीट लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया था R1 इज ग्रेटर देन R2, इसलिए यहाँ पे किसका होगा? PA इज ग्रेटर देन P। क्लियर? सेकंड पार्ट, कमेंट ऑन रेट ऑफ कूलिंग।
सिंपल तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, अभी आपने फॉर्मूला निकाला था रेट ऑफ कूलिंग का। रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या है? माइनस dt अपॉन dt E A सिग्मा डिवाइडेड बाय n into s t की पावर 4 माइनस t नॉट की पावर, ये निकाला था। ठीक, अब बस वैल्यू आपको थोड़ी सी E सिग्मा एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर, मास कितना होगा रो इनटू वॉल्यूम 4 बाय 3 पाई r2 और s यूनिट s वैसे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो माइनस dt अपॉन dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और सब चीजें कांस्टेंट है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि दोनों का s सेम है, दोनों का रो सेम है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है, दोनों का इनिशियल टेंपरेचर भी क्या है सेम। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो जिसका रेडियस कम होगा उसकी रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी ज्यादा। तो बी का क्या है? नोट करिए, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ये मैथमेटिक्स है, ये आप लोग को करके दिखाएंगे, इसमें हिंट दे रहा क्या क्या करना है। अभी आपने देखा था कि नेट हीट लॉस देखा था, नेट हीट लॉस क्या देखा था आपने dQ अपॉन dt, ये सिंपल रेट ऑफ कूलिंग है, माइनस dt अपॉन dt इज इक्वल टू E A सिग्मा डिवाइडेड बाय ns t की पावर 4 माइनस t नॉट सराउंडिंग टेंपरेचर की पावर 4। या ठीक, यहाँ पे मेरी पहला अजम्पशन क्या है, न्यूटन ने इसी को थोड़ा सिंपलीफाई किया, लेकिन उसने कोई नई चीज नहीं की, डिस्क्रिप्शन ने जो लॉ दिया था उसी को उसने क्या किया, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और सिंपलीफाई किया। उसने क्या कहा कि मैं जो फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ ये कब एप्लीकेबल होगा, जब टेंपरेचर डिफरेंस क्या हो 40-45 डिग्री के आसपास, ठीक है, जो टेंपरेचर डिफरेंस हो 40-45 डिग्री के आसपास में होगा, तो मेरा फॉर्मूला वैलिड है जो मैं डिराइव करने वाला हूं। ठीक, अभी आपको dt dq भी पता है, dq अभी आपने कैसे निकाला था, ठीक है, बस यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंपलीफाई करके बाइनोमियल में रखना है। ये तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में जो लॉ दिया था उसके हिसाब से ये आपके पास लॉ पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन न्यूटन ने क्या कहा कि ये जो हमारा जो फॉर्मूला है इसको हम क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सजेशन लेने पड़ेंगे। तो उसने ये कहा कि ये जो फॉर्मूला न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है ये अगर टेंपरेचर डिफरेंस कम है तो उसके लिए वैलिड है। टेंपरेचर डिफरेंस कम का मतलब क्या, आप लोग सराउंडिंग के साथ टेंपरेचर डिफरेंस नहीं देखेंगे, टेंपरेचर डिफरेंस कम का मतलब क्या, जैसे कि मैंने कहा कि बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस पे कितने पे आ गई, 70 डिग्री सेल्सियस पे, 70 से कितने पे आ गई, 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो टेंपरेचर डिफरेंस है 40 के आसपास में आ रहा है, 30 के आसपास में आ रहा है, जो कूलिंग हो रही है बॉडी की, अभी भी नहीं समझ पा रहा। मैंने कहा एक बॉडी है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे थी वो 5 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस पे आ गई, ठीक है, तो मेरे से पूछा गया 80 से 60 तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। मेरे को इतना तो पता है, लॉजिकली मेरे को इतना पता है कि 80 से 60 तक आने में उसको 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे से पूछा गया एग्जैक्ट वैल्यू बताइए कितनी वैल्यणी लगेगी, तो उसके लिए न्यूटन ने थोड़ा सा इसको इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपलीफाई किया। उसने यही कहा कि जो टेंपरेचर डिफरेंस है वो छोटा है, ठीक है ना, 30-40 डिग्री आपको लग रहा है कि बड़ी वैल्यू है, अगर हम लोग
पॉलिनोमियल में जाएंगे तो एक्सप्रेशन काफी छोटा हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे सिंपलीफाई करें? मैथ्स बताने में कोई फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है इसमें। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे सिंपलीफाई करें? सोचिए भाई। बता सकते हैं? ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं कर सकते तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनाऊंगा। हिंट दे देता हूं, आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान सा रिलेशन है। मैं हिंट दे देता हूं कैसे करें। इस टी को मैं क्या लिखूंगा? ये लिख सकता हूं। मैंने क्या किया कि सराउंडिंग का और जो बॉडी के बीच में जो टेंपरेचर डिफरेंस है वो डेल्टा टी है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, टी को मैंने लिख दिया टी प्लस डेल्टा टी। टी नॉट माइनस डेल्टा, वो प्लस माइनस से डिपेंड करेगा। ठीक है, उससे घबराना नहीं, ये प्लस होगा कि माइनस होगा। मैं इस वैल्यू यहां पर रख दूंगा। ठीक, उसके बाद क्या करूंगा? टी नॉट की पावर 4 को कॉमन ले लूंगा, कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद बाइनोमियल लगा, बाइनोमियल इसलिए तो पढ़ते हैं आप लोग। क्या अगर किसी की पावर 4 5 6 10 100 जा रही है तो उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? कॉमन ले, ये करते हैं बाइनोमियल। उसके बाद आप लोग इसको बाइनोमियल लगाइएगा, उसके बाद आखिरी में आपको कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद फिर से लॉग को ले लीजिएगा, इंटीग्रेशन इसकी टाइम कीजिए। अगर करना चाहते हैं तो कीजिए, मेरे सामने कीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ताकि आपको लगे सर हवा में बात करना हो तो कुछ नहीं रखा। चलिए कीजिए, टी की वैल्यू पुट कीजिए फटाफट। टी इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा ये वैल्यू पुट कीजिए, देखिए क्या। और उसके बाद टी नॉट की पावर 4 को कॉमन ले लीजिए। यार अब खुद सोच के देखिए, डेल्टा टी अपॉन टी नॉट इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी। डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी नॉट की वैल्यू तो बहुत छोटी होगी।
अगर डेल्टा टी अपॉन टी नॉट की वैल्यू बहुत छोटी है तो 1 प्लस x टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल होता है 1 प्लस nx। अगर x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन इन कंपैरिजन टू 1 है 1 प्लस x टू द पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx if x is very very less in comparison। ये करते हैं ना बाइनोमियल में, तो ये चीज यहाँ पे अप्लाई करना। अगर यही चीज यहाँ पे अप्लाई करूँ तो देखिए क्या करेगा, e a सिग्मा n into l t नॉट की पावर 4 1 plus nx। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 4 e a सिग्मा डिवाइडेड बाई m इंटू s t नॉट क्यूब इंटू डेल्टा टी। क्लियर? यहाँ पे क्या आ गया, माइनस इसको मैंने क्या मान लिया, इसको एक कांस्टेंट मान लिया। देखिए सब चीजें पैरामीटर्स आपके कांस्टेंट, इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया कि ये के कांस्टेंट है। तो मैं इसी को थोड़ा थोड़ा सिंपलीफाई करूं, मैंने लिखा माइनस dt अपॉन dt इज इक्वल टू k t नॉट क्यूब इनटू डेल्टा t। अच्छा ये बताइए t नॉट भी तो कांस्टेंट हो गई तो सराउंडिंग टेंपरेचर है। अगर मैंने गर्म चाय की प्याली यहाँ पर रख दी, उसका टेंपरेचर 80 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेंपरेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। प्याला ठंडा होते जाता है तो क्या एटमॉस्फेयर टेंपरेचर बढ़ता जाता है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। सराउंडिंग का टेंपरेचर हमेशा कांस्टेंट माना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं कांस्टेंट के अंदर ले लूँ। अगर T नॉट क्यूब को भी कांस्टेंट के अंदर ले लूँ तो ये मेरा बन जाएगा k into डेल्टा। ये तो हम लोग इसको यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस dt अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू k dt। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई लिख लो, माइनस dt अपॉन t माइनस t नॉट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन। 0 टाइम पे आपने मान लिया जो बॉडी का टेंपरेचर था वो कितना था, Ti इनिशियल टेंपरेचर। t टाइम पे आपने मान लिया बॉडी का टेंपरेचर कितना हो गया, T। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ln t माइनस t नॉट डिवाइडेड बाय t I माइनस t नॉट इज इक्वल टू k t। माइनस को अंदर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ln t I माइनस t नॉट डिवाइडेड बाय t माइनस t नॉट इक्वल टू k। तो जिस फॉर्म में आपको याद रखना है इस तरीके से याद रखें, इसको याद रखें, इस तरीके से याद रखें, इसको याद रखें, वो आप पे डिपेंड करे किस तरीके से फॉर्म पे याद रखें। कई सारे ग्रुप में आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है, डायरेक्ट ऐसे हो जाता है, ln t माइनस t नॉट डिवाइडेड बाय t इनिशियल माइनस t नॉट इज इक्वल टू माइनस t। ये फॉर्मूला पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में देखिए स्टार्ट कहां से करता है, बुक स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट करता है, बुक स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट करता है। तो एक स्टेटमेंट देता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो किसके प्रोपोर्शन है, आपके टेंपरेचर डिफरेंस, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा t, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। यहां से बुक में मिलता है ये स्टेप, बस बुक में इतना मिला, एक स्टेटमेंट लिखता है उसके बाद ये स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये एक तरीके से स्टेफेंस लॉ ही है। स्टेफेंस ने तो बताया था, सब चीजें वहीं से तो आ रही हैं, मैं कहीं अलग से नहीं लेकर आता। तो स्टेफेंस का फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन ही क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।
अब एक और सेकंड अप्रोक्सीमेशन नोट कर लीजिए। चलो तो इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन बस करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे एक क्वेश्चन बहुत है। नोट कर लिया? हो गया? गायत्री नोट कर ली? हो गया? एक बॉडी टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। आपसे क्वेश्चन में बोला गया 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक आने में 4 मिनट लगता है, तो 40 से 30 डिग्री आने में कितना टाइम लगेगा? ये फॉर्मूला सर लॉग के टर्म्स में आ रहा है तो ठीक है। लॉकेट में जैसे कि अगर मैं पहले केस में 50 से 40 तक पहुंच रहा है, तो टी इनिशियल क्या है? 50 से 40। देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। टी का मतलब टी टाइम में कितना टेम्परेचर हो गया बॉडी का। टी टाइम में बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया? 40। 40 माइनस सराउंडिंग 20 डिवाइडेड टी आई इनिशियल टेम्परेचर 50 माइनस इज इक्वल टू माइनस के इनटू 4, 4 मिनट लगा। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे? ln t t टाइम कितना टेम्परेचर हो गया? 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था? 40 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 80। 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए और सिंपलीफाई करके देखिए क्या ln पे करने आ गया आंसर। क्लियर है? मैंने कहा इनिशियल टेम्परेचर इसका 50 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका 20 डिग्री वेरी सेम फिगर। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा कि 50 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक आने में इसको 2 मिनट का टाइम लगा।
तो 48 से 46 डिग्री आने में कितना टाइम लगेगा? इसमें एक अप्रोक्सीमेशन है। अब यहाँ हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है जो बिल्कुल जहां से हमने स्टार्ट किया था, माइनस dt अपॉन dt इज इक्वल टू k इनटू डेल्टा t। यही से स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन से जस्ट टाइम। अब यहाँ पर ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस। अभी जो हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने, यहाँ पे क्या लिखा था? टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 25 से 40 45। मैं कह रहा था स्टेटमेंट की बात, ठीक है, कि पहला अप्रोक्सीमेशन जो न्यूटन ने दिया था कि टेम्परेचर डिफरेंस 40 डिग्री सेल्सियस तक है, तब मैं इस अप्रोक्सीमेशन को लेकर आऊंगा जो हमने फॉर्मूला लॉग के टर्म में निकाला, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 2 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है। अगर 2 डिग्री सेल्सियस का है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको लॉग के टर्म में कोई आंसर आएगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सेकंड अप्रोक्सीमेशन। आपका लॉजिक क्या कहता है? जैसे कि मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में आपके आए 99 मार्क्स, इसमें तो आसान है सब्जेक्ट एग्जांपल लेना। जैसे मैं स्पीड का एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कहा कि एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की, दूसरे के बाद उसकी स्पीड 11 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी रहेगी? तो आपको क्या कहते हैं? 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं कहता हूं 10.5 के अप्रोक्स रहेगी, है ना। लेकिन मैंने कहा कि स्टार्टिंग में पार्टिकल जिसकी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, उसके बाद कुछ देर के बाद उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, एवरेज ऐसे नहीं निकालेंगे। एवरेज के बेसिक फॉर्मूले से चलेंगे। एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के। तो उसमें टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए हम लोग जो एवरेज टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो एवरेज टेम्परेचर आपको क्या लिखिए? T initial plus T final divided by 2, है ना। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 10 और 11 स्पीड का, क्योंकि इन दोनों में बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर सकता हूं। अगर डिफरेंस ज्यादा हो तो मैं बेसिक फॉर्म से करता हूं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर डिफरेंस ये बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम लोग सेकंड अप्रोक्सीमेशन कब लेते हैं? सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए डेटा याद रखिएगा कि अप टू कहां तक टेम्परेचर होना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम 5 डिग्री सेल्सियस तक है तो जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो भी लिखवाने जा रहा हूं वो फॉर्मूला वैलिड है। आज
अब देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन में इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंपलीफाई करो। माइनस वीटी, वीटी का मतलब क्या होता है? टेंपरेचर डिफरेंस। टेंपरेचर डिफरेंस का मतलब क्या होता है? फाइनल टेंपरेचर माइनस इनिशियल टेंपरेचर। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लगा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? इनिशियल टेंपरेचर माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय टी, टाइम इंटरवल वाली मात्रा टी टाइम इज इक्वल टू की डेल्टा टी का मतलब क्या है? डेल्टा टी आप क्या लिख रहे थे? टी माइनस टी नॉट, याद कीजिए। टी माइनस टी नॉट को मैंने डेल्टा टी लिया था, याद आ रहा है? टी माइनस टी नॉट को डेल्टा टी लिया, उसको इंटीग्रेट वगैरह किया। तो मैंने कहा कि जो टी है ये कौन सा टी है? एवरेज टेंपरेचर है। तो एवरेज टेंपरेचर क्या है? 230 सेल्सियस टी फाइनल डिवाइडेड बाय टी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? T plus T final divided by 2 ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है। इस पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए। क्लियर है यहाँ तक? अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला करके निकाल सकते हैं। एक पहले वाले से इक्वेशन बनेगी और एक दूसरे वाले से इक्वेशन बनेगी। दोनों को डिवाइड करेंगे तो टी आ जाएगा, क्योंकि एक कैंसिल हो जाएगा। मैं बस इक्वेशन लिख देता हूं ताकि टी इनिशियल कितना था? 50। टी फाइनल कहां तक पहुंच गया? 48 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 2 मिनट इज इक्वल टू की 50 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1013। और दूसरी इक्वेशन कहां तक पहुंच गया? 48 से 46 डिवाइडेड बाय 3 is equal to k 48 plus 46 divided by 2 minus 6। दोनों को डिवाइड कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? t की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है अब? अब देखिए, अब हम लोग बिल्कुल बाइंड आउट कर रहे हैं, बस 5 से 10 मिनट में। अब अगर हम यहाँ से बात करें, एक चीज हम लोग बात करते हैं इस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आपने पढ़ा होगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना? इसको हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें, जैसे कि याद कीजिए कि हमारा जब पॉइंट मास होता था तो इंटेंसिटी क्या होता था? पॉइंट मास के सॉरी पॉइंट सोर्स के लिए कुछ याद है? डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल? कुछ याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चीज पढ़ते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ते हैं, तो वहां पे भी यही चीज डिफाइन करते हैं कि मैंने कहा कि अगर एक पॉइंट सोर्स है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका एक स्फीयर होगा, ठीक है? तो अगर मान लीजिए पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करता हूं? पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या है? मान लीजिए एक बल्ब लिया, ठीक है? बल्ब लिया, ये बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग E। मेरे से पूछा गया कि इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे जो कि यहां से r डिस्टेंस पे है, इंटेंसिटी कितनी होगी? ए पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी? इसका मतलब इस बल्ब के कारण यहां पे कितनी एनर्जी फॉल कर रही है पर सेकंड, उसी को मैं इंटेंसिटी कहूंगा। लेकिन यहां पे मेरे को कैसे पता कि इस वाले पॉइंट पे एरिया कितना है? ठीक है, तो कहने का तरीका क्या? मेरे को ये पता है कि यहां से अगर एनर्जी निकल रही है, मैंने बीच में बल्ब मान लिया, इसके चारों तरफ मैंने क्या किया? बड़ा सा स्फीयर लिया जो कि इसी पॉइंट से पास हो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर एनर्जी 100 जूल निकल रही है तो इस वाले पॉइंट पे भी कितनी एनर्जी पहुंचेगी पूरे सरफेस पे? 100 जूल, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा? अगर देखो इंटेंसिटी इस वाले पॉइंट के लिए निकालनी है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर।
है ना। अगर मैं पावर पर यूनिट एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर पावर पी है तो ये सारे पूरे सरफेस में पावर पी पहुंच रही होगी, लेकिन एरिया कौन सा, जो ये छोटे से पॉइंट का एरिया है, मेरे को तो उसके लिए निकालना है ना। तो ये छोटे से पॉइंट के अगर मैं सिंपल से बात करूं, एनर्जी पर यूनिट एरिया कितना देगा, P डिवाइडेड बाय 4πr², यही होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट सोर्स के लिए कहते हैं कि इंटेंसिटी इनवर्सली टू r²। अगर लाइन सोर्स होता तो, अगर लाइन सोर्स के लिए आज एक पोटेंशियल सरफेस आपको क्या बनाना है, सिलेंडर करते हैं अपना डायरेक्शन इसी पे करते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है तो उससे हमारा निकालना है कि इस वाले पॉइंट की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो गॉस लॉ पे आपको क्या ये बनाते हैं सिलेंडर, ठीक। तो इसके लिए अगर मैं मान लूं तो यहाँ पे क्या होगा, तो एरिया की बात करें तो 2πr × h, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल क्या होता है r। याद है ये सब चीजें। लाइन सोर्स के लिए इनवर्स रिलेशन होता है और पॉइंट सोर्स के लिए क्या होता है, r² रिलेशन। अब अगर ये सोर्स इंफिनिटी पे है, यार ये ऑब्जेक्ट में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो जो रेज आ रही होंगी पैरेलल आ रही है, ये मानते हैं कि अगर पैरेलल रेज आ रही है तो कहां पे मीट करती है, फोकस में मीट करती है। फोकस में मीट करने से क्या होता है, पॉइंट इमेज बनता है, हाईली डिमिनिश बनता है, रियल इमेज बनता है, अलग अलग चीजें, ठीक। तो अगर रेज पैरेलल है तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पे मेरे को डिफाइन करना है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट की ये सब चीजें बता रहा हूं कि अगर सोर्स इंफिनिटी पे है तो रेज कैसी होती है, पैरेलल होती है। या ये भी जब लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं और कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो मैं कहता हूं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है या तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यही कहते हैं ना, अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं यूनिफॉर्म नाम देता हूं। यूनिफॉर्म नाम देता है इसको मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम। अगर नॉन यूनिफॉर्म होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग। क्लियर है? तो अगर मैंने कहा कि यहाँ पे मान लीजिए सन है या सन, ठीक, यहाँ से d डिस्टेंस पे अर्थ है, ये अर्थ है। मैं थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेंस में थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा है। सोलर कांस्टेंट का एक फॉर्मूला है, आप उसको रटा हो, ये फॉर्मूला है, या रट नहीं है, रटने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड, ठीक। लेकिन उसका सिग्निफिकेंस समझना बहुत जरूरी है कि आया कहां से, ये है क्या एक्चुअल सोलर कांस्टेंट बता क्या। तो देखिए मैंने कहा कि ये सन अर्थ से d डिस्टेंस पे है, तो d की वैल्यू बहुत छोटी है कि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है ना। ऐसा नहीं ना कि क्या 200 किलोमीटर, लाखों किलोमीटर। हम लोग तो वैसे भी लाइट ईयर में डिफाइन करते हैं डिस्टेंस, है ना। तो ये कितने लाइट ईयर के बता दूं, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, मतलब कि मैंने कहा हजारों करोड़ किलोमीटर दूर है। तो d की वैल्यू तो बहुत बड़ी है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, सही में इंफिनिटी, किसी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा, है ना। जैसे कि मैं बड़े से बोर्ड के बारे में बात करूं, ये बोर्ड है और इसमें मैंने पॉइंट बना दिया, इस पॉइंट के कंपैरिजन में जो बोर्ड का डायमेंशन है वो बहुत बड़ा है। तो बोर्ड के कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में जो बोर्ड है वो इंफिनिटी डायमेंशन का है इस पॉइंट के लिए, आरएस, ठीक। तो उसको इंफिनिटी कहते हैं। तो मैंने कहा कि अर्थ से ये करोड़ों किलोमीटर दूर है सन, ठीक है। इसलिए मैं यहां से जो भी सन रेज आ रही होंगी उसको मैं क्या मानूंगा कि वो इंफिनिटी से आ रही है, ठीक। अगर इंफिनिटी से आ रही होंगी तो रेज होंगे वो कैसे होंगे, पैरेलल। अगर रेज पैरेलल है तो उसके लिए तो क्या मानेंगे, इंटेंसिटी कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट। अभी वही पता रखिएगा, पॉइंट सोर्स है तो 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, लाइन सोर्स है तो 1/r के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अगर सोर्स इंफिनिटी पे है
तो मैं कहूंगा इंटेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैंने कहा कि हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी कांस्टेंट से रेडियस पैरेलल है, तो लॉजिकली सोचिए इसका टेंपरेचर T है, इसका रेडियस R है, ठीक। तो इसके लिए अगर मैं पावर लॉस लिखूं कि रेडिएशन के कारण कितना पावर लॉस कर रहा होगा, मतलब कि हीट लॉस कितना हो रहा होगा, रेट ऑफ हीट लॉस कितना लिखूंगा, रेट ऑफ हीट लॉस विल बी इक्वल टू E A सिग्मा T की पावर 4। थोड़ी पहले भी एक स्टार क्वेश्चन किया था, यही किया था, सराउंडिंग टेंपरेचर को नेगलेक्ट कर दिया था, ठीक। तो ये जो पावर है ये तो कांस्टेंट हो गई क्योंकि पैरेलल जा रही है, तो मतलब कि यहाँ पे भी कितना पावर पहुंचा है, यहाँ पे भी कितना पहुंचा है, P पहुंचा, ठीक है। लेकिन अर्थ का एरिया तो कुछ और है ना, मेरे को तो इंटेंसिटी डिफाइन करना है। तो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, पॉइंट सोर्स है, मेरे को किसी एक पॉइंट पे जो कि पॉइंट सोर्स से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, तो मेरे को इस ए पॉइंट पे क्या निकालना था, इंटेंसिटी निकालनी थी। तो मैंने क्या लिखा था, पावर डिवाइडेड बाय इस वाले ए पॉइंट से होता वो मैं क्या मानूंगा, एक स्फीयर बनाऊंगा, और पॉइंट सोर्स को क्या मानूंगा, सेंटर। पॉइंट सोर्स को सेंटर मानते हुए एक स्फीयर बनाऊंगा जो किसी पॉइंट से पास होगा। तो अगर इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी डिफाइन करनी है तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। यही तो क्या वहीं से आया था 1/r², ठीक है। वैसे ही अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, सन और अगर अर्थ के बारे में बात करूं तो सन का डायमेंशन अर्थ के रिस्पेक्ट में तो बहुत बड़ा है कि नहीं? तो सन के सामने अर्थ तो एक पॉइंट की तरह ट्रीट हो रहा होगा, है ना। तो अगर मेरे को इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सन को सेंटर मानते हुए और इस डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए एक बड़ा सर्कल मतलब स्फीयर, अब एक बड़ा सा स्फीयर बनाऊंगा तो इस वाले पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, पावर पर इसका एरिया जो बड़ा सा स्फीयर बनाया है आपने, ठीक है। तो पावर पावर कितना था, E A सिग्मा T की पावर 4, E की वैल्यू तो सन के लिए कितनी होती है, 1 होती है, तो A सिग्मा T की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई d स्क्वायर, ठीक। ये इंटेंसिटी हुआ, ये जो इंटेंसिटी है इसी को हम लोग कहते हैं सोलर कांस्टेंट। आया समझ में, energy falling on earth per unit area per unit time is known as solar constant। अब जो टेक्निकल डेफिनेशन जो समझा उसको अपनी बड़ी में देखिए,
अगर मेरे से कोई पूछे कि कितनी एनर्जी फॉल कर रही है अर्थ पे, intensity is simple solar constant into projected area of earth. Projected area कैसे निकालेंगे? अर्थ का प्रोजेक्टेड एरिया कैसे निकालेंगे? अर्थ का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? अर्थ का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। देखिए प्रोजेक्टेड एरिया मेरे को लगता है नया समझ। एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल पे क्या कीजिए, एक टॉर्च से लाइट को फॉल करना। एक बॉल स्पेक्ट्रल बॉल, ठीक, आपने लाइट जब फॉल करवाया तो इसके पीछे शैडो कैसा बनता है? इसी को कहते हैं सर्कल बनेगा। जिस पेयर पे लाइट फॉल कराएंगे तो आपको शैडो कैसे नजर आएगा पीछे? सर्कुलर। ये है प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है कि अर्थ पे कितनी एनर्जी फॉल की, तो मैं क्या लिखूंगा? सोलर कांस्टेंट इनटू प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द अर्थ। और अर्थ का प्रोजेक्टेड एरिया कैसा है? सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर, जो अर्थ का रेडियस है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछता है, ऐसा पूछा है अगर पूछ दे तो कर सकते हैं। हो गया? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। इसको कोई समझा सकता है कि स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का मतलब क्या होता है? देखिए हम लोग ईएम बेस्ड जानते हैं। ईएम बेस्ड में हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के टर्म में और लैम्डा के टर्म में कई सारे वेव को डिफाइन करते हैं कि एक्स रेज है, विजिबल रीजन है, अल्ट्रावायलेट रीजन है, यूवी रेज है, ठीक है, ये सब ईएम बेस्ड है। तो हम लोग इंक्रीजिंग लैम्डा, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इन सब वैल्यू के बारे में बात करते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ठीक। तो अगर मैं लैम्डा का वेरिएशन मानूं तो लैम्डा का वेरिएशन 0 से लेके इंफिनिटी तक। ऐसा नहीं है कि लैम्डा एक ही है, ठीक। लैम्डा पूरे यूनिवर्स के अगर हम बात करें तो जितने भी वेव्स हैं तो उसका लैम्डा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है। और हर एक लैम्डा के हमने अलग-अलग रीजन को डिफाइन किया कि लैम्डा की वैल्यू 3200 एंगस्ट्रॉम से लेके 7200 एंगस्ट्रॉम तक होगी तो मैंने उसको कह दिया विजिबल रीजन। उससे ज्यादा हो तो मैं कहूंगा एक्स-रे की तरफ बढ़ रहा हूं, उससे कम है तो मैं कहूंगा कि रेडियो वेव्स वगैरह, ठीक है। तो ये सब हमने विजिबल रीजन और ये सब हमने डिफाइन किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक ये आयरन बार है, ठीक है, मेरे हाथ में आयरन बार, मैंने क्या किया, इसको हीट सप्लाई किया। मैं हीट सप्लाई करते 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 इतना गर्म हो गया कि इसको आपको ये रेड कलर नजर आने लगा। हो जाता है आयरन जब बहुत गर्म हो जाता है रेड कलर का नजर आता है, ठीक। अब ये रेड कलर क्यों नजर आ रहा है? ड्यू टू रेडिएशन। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर अंधेरे में रख दूं तो ये आयरन बार को रेड कलर का नजर आएगा, और इसका रीजन क्या है? ड्यू टू रेडिएशन। अब मैंने कहा कि अब ये रेड कलर का नजर आ रहा है, मेरे को कोई सी भी ऑब्जेक्ट का कलर क्यों नजर आ रहा है? किसके के कारण? तो जो भी कलर होता है उसका वही कलर छोड़ के बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के कारण।
ठीक है, हर एक कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो पता है प्योर हमने पढ़ा, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, येलो जितने भी हैं हर एक की अलग अलग फ्रीक्वेंसी। इन 7 कलर से मिलके हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स बना सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर है ब्लू, 7 कलर्स, और इन 7 कलर के कॉम्बिनेशन हम लोग अलग अलग कलर फॉर्म करते हैं। ठीक, अब मैंने कहा कि मेरे पास तो ये रेड हॉट आयरन बार था, जब ये गर्म हो जाए तो रेड कलर ही नजर आ रहा है। अगर रेड कलर ही नजर आ रहा है इसका मतलब ये रेड कलर का जो वेवलेंथ होगा उसका रेडिएशन कर रहा होगा। रेड कलर की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। मैंने कहा कि 7200 आर्मस्ट्रांग वाली फ्रीक्वेंसी इसमें से निकल रही है, सॉरी वेवलेंथ निकल रही है, तो इसका मतलब 7200 किसकी करस्पॉन्डिंग, रेड कलर की। तो रेड कलर की करस्पॉन्डिंग मेरी आंखों पे आ रही है, तो मेरे आंखों ने जज कर लिया तो रेड कलर, क्योंकि मेरी आंखों में ये आ रहा है 7200 आर्मस्ट्रांग वाला वेवलेंथ नहीं है। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे रेडिएशन के कारण मेरे को रेड कलर नजर आया। मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो रेडिएशन हो रहा है इसमें सिर्फ रेड कलर है कि सभी है? और दूसरे कलर भी मौजूद है? सारे कलर हैं इसमें। अच्छा, मतलब कि सिर्फ विजिबल रीजन वाले हैं लैम्डा, मतलब कि इसमें जो लैम्डा मौजूद है रेड हॉट एंड बार, इसमें सिर्फ विजिबल रीजन वाले ही मौजूद है। विजिबल रीजन भी तो 7 प्लस आते हैं, तो मतलब कि 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7200 एंगस्ट्रॉम तक बस वेवलेंथ नहीं मौजूद है, इसमें रेडिएशन हो रहा है तो बस इतनी ही वेवलेंथ इसके अंदर है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जो इमिसिव पावर होती है, बिल्कुल बेसिक इमिसिव पावर हमने डिफाइन किया था कि बॉडी के सरफेस टेम्परेचर के कारण यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन करते रहते हैं, ठीक है। किसी का रेडिएशन ज्यादा है, किसी का रेडिएशन कम है, वो अलग एक्सपेक्ट है, लेकिन जितने भी यूनिवर्स में बॉडी में सभी कंटिन्यूअसली रेडिएशन कर रहे हैं। अब ये जो रेडिएशन कर रहे हैं मतलब कि एनर्जी निकल रही है, तो हर एक एनर्जी के पास कुछ ना कुछ तो वेवलेंथ होगा ना, वेव है ना, ठीक है। ईयर वेव्स है, ईयर वेव्स का मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होनी चाहिए। तो ये जो जितने भी रेडिएशन हो रहे हैं, हर एक रेडिएशन में मैंने कहा कि ये आयरन बार को मैं गर्म करूंगा तो इसमें से 3200 आर्मस्ट्रांग से मतलब कि विजिबल रीजन वाली जितनी वेवलेंथ है वो मौजूद होगी। मैंने कहा कि मैं कॉपर को गर्म करूंगा तो उसमें कहूंगा कि इसमें जो एक्सरे वाले जो वेवलेंथ बस वही मौजूद होंगी, ऐसा नहीं है। जितने भी रेडिएशन है, ठीक है, हर एक रेडिएशन में सभी वेवलेंथ मौजूद होते हैं 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। जितने भी रेडिएशन हो रहे हैं, जो भी बॉडी, मेरी बॉडी भी है, मेरी बॉडी टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है, कंटिन्यूएशन में रेडिएशन हो रहा है। ये रेडिएशन एयर में ना जाए क्योंकि विंटर सीजन आ गया, इसको रोकने के लिए मैंने इंसुलेटर जैकेट डाला हुआ, जो इंसुलेटर का काम करता है कि मेरी बॉडी से रेडिएशन को बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है। क्योंकि बॉडी का रेडिएशन बाहर निकलेगा तो एटमॉस्फेयर के कारण मेरा टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा, ठीक। उसके लिए बचाने के लिए आप कहते हैं ये जैकेट पहनने से बहुत गर्मी दे रहा है, अरे जैकेट में गर्मी दे रहा है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर उसने रोक दिया है, ठीक है। वो आपके शरीर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं दे रहा, एटमॉस्फेयर में नहीं जाने दे रहा, आ रही है समझ, ठीक। तो हमने सबसे पहले एक बात समझी कि जो भी रेडिएशन होता है उसमें जितने भी रेडिएशन के कारण जो एनर्जी निकलती है उसमें 0 से लेकर इंफिनिटी तक सभी वेवलेंथ मौजूद होते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने रेड हॉट आयरन बार के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि यहाँ पे आयरन बार को आपने जब गर्म किया, गर्म करने के बाद ये रेड कलर का नजर आता है,
रेड कलर का इसलिए नजर आता है, मैंने कहा कि 0 से लेकर इंफिनिटी तक सभी वेवलेंथ मौजूद हैं, ठीक। लेकिन मैंने कहा कि जो 1 वाला वेवलेंथ था, जो 2 वाला वेवलेंथ है, ऐसे तो सभी वेवलेंथ है। मैंने कहा जो रेड वाला वेवलेंथ था 72 आर्मस्ट्रांग वाला जो वेवलेंथ था, इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी थी। ये लॉजिक क्लियर हो गया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मेरे को आगे पूछना है आप लोगों से। मैंने कहा कि मान लीजिए रेडिएशन के कारण कितनी एनर्जी निकली, 100 जूल, ठीक है, 100 जूल एनर्जी निकली। इसमें से जो 60 जूल एनर्जी निकली वो कौन लेके निकला, रेड कलर। मान लीजिए रेड कलर के कारण जो एनर्जी निकली थी वो कितनी थी, 60 जूल। बची कितनी, 40 जूल। ये 40 जूल हर एक में बटा हुआ है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक वेवलेंथ वाले में। तो रेड वाले के पास सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी अहमियत सबसे ज्यादा है। वो मेरी आंखों में टकराएगा तो मैं कहूंगा अरे ये तो विजिबल में लाइट करो, ये तो रेड के करस्पॉन्डिंग है, तो इसलिए रेड नजर आता है। वेवलेंथ सभी है इसके रेडिएशन, इसके रेडिएशन में 0 से लेकर इंफिनिटी तक जितने वेवलेंथ है सब मौजूद है। लेकिन रेड कलर ही मेरे को नजर आ रहा है क्योंकि रेड वाले के पास करस्पॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है और ये विजिबल रीजन में लिखा, इसलिए मेरी आंखें इसको जज कर पा रही हैं कि अच्छा ये रेड कलर नहीं आया। एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, मैंने हर एक को मैंने क्या दिया, कॉइन दिया, ठीक है, सिक्के, और उसको मैंने ऐसे करके बांट दिया, ठीक है, हजारों सिक्के मेरे हाथ में, मैंने उसको ऐसे बांट दिया। तो हो सकता है उसका सही स्टूडेंट को बोलेगा मेरे पास तो सबसे ज्यादा सिक्के हैं। बांटा मैंने हर एक को, तो जो 100 स्टूडेंट है वो वेवलेंथ है 0 से लेकर इंफिनिटी तक। जो मैंने सिक्के फेंके वो क्या एनर्जी है, 100 जूल एनर्जी, ठीक है। और जिस स्टूडेंट के पास सबसे ज्यादा सिक्के थे वो रेडिकल, ठीक है। तो रेड कलर ने क्या किया, 100 जूल से बोला 60 जूल तो मैं लेके निकल रहा हूं। हमेशा यही होता है, आप लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग देते हैं, ठीक है, अब आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, लाखों लोग देते हैं, ठीक है, टॉप 100 स्टूडेंट को सब कोई देखता है, टॉपर को हर कोई देखता है, लाखों में दिया लेकिन सबसे ज्यादा स्कोर इसके थे, ये हर एक को विजिबल है, ठीक है। आईटी ने मौका सबको दिया, मैंने सिक्के को उछाल दिया आपकी तरफ, अब कौन कितने उसको पकड़ पाता, ठीक है। तो 100 जूल उसने हर एक को दे दिया, लेकिन रेड वाले ने सबसे ज्यादा दे दिया और लेके निकल, और वो विजिबल रीजन में आ गया, इसलिए मेरी आंखें उसको जज कर पा रही, ठीक है। तो इसलिए मेरे को रेड कलर नजर आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेडिएशन के कारण कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ, इसमें कौन सा वेवलेंथ आप बोलेंगे रेड, नहीं, 0 से लेकर इंफिनिटी तक सभी वेवलेंथ, लेकिन रेड की करस्पॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, मतलब कि हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, मतलब कि स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाता हूं, एनर्जी और लैम्डा, ई लैम्डा, हर एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एनर्जी। तो मैंने कहा कि जिस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है उस लैम्डा को मैं लैम्डा एन कहता हूं। बड़ा है जहां पे चैप्टर सबसे आखिर में लिखा है विंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ से पहले कितना बनाया, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। तो जो भी सब है उसको बड़ी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे।
मुझे नोट कर लिया आपने? मेरा क्वेश्चन ये जो आपका वेवफॉर्म बना हुआ है, मतलब कि जो आपने ग्राफ बनाया है ये लैम्डा और लैम्डा के बीच में, इसका एरिया बिल्कुल क्या देगा? ये एरिया किस चीज को करस्पॉन्ड करेगा, कि इसका एरिया किस चीज को डिफाइन करेगा? सोच के बताइए, जो जो थ्योरी बताइए उसका इसमें मिक्सअप है, इसका एरिया क्या चीज बता रहा है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर। मैंने कहा ये लैम्डा 1 था, इसकी एनर्जी कितनी है E1, ये लैम्डा 2 था, इसकी एनर्जी E2 है, लैम्डा 3 है, इसकी एनर्जी E3 है, ऐसे करके बहुत सारे लैम्डास हैं। ठीक, एरिया का मतलब क्या हो गया? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व किस चीज को डिफाइन करेगा? टोटल एनर्जी को ना, मतलब कि इमिसिव पावर को डिफाइन कर। अभी तो बताया कि जो इमिसिव पावर है 100 जूल है, वो मैंने बिखेर दी, और वो 0 से लेके लैम्डा हर एक के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, और जिस लैम्डा के पास मैक्सिमम एनर्जी उसको मैंने लैम्डा m कहा। तो ये एनर्जी तो बिखरी है अपनी पूरी 0 से लेके लैम्डा तक। तो अगर मैं इसको सभी को सम अप कर दूंगा, सम अप कब तक क्या हो गया? एरिया कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन मतलब एरिया, और एरिया में क्या देगा? इमिसिव पावर, ये इमिसिव पावर को डिफाइन करेगा। क्लियर है? लास्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है? अभी हम लोग जानते हैं कि जो रेडिएशन है, हम लोग ने इमिसिव पावर को पढ़ा था, इमिसिव पावर में एक चीज पढ़ी थी कि रेडिएशन किस पर डिपेंड करता है? सरफेस टेंपरेचर, मतलब कि बॉडी के सरफेस टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। अगर मैं सरफेस टेंपरेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी करता रहूं, तो रेडिएशन की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी होती है। तो अगर मैं सरफेस टेंपरेचर को चेंज करूं, तो मैं कहूंगा कि इमिसिव पावर की वैल्यू चेंज हो रही है। हाँ बिल्कुल सही। ठीक, तो मैंने क्या किया, बीन्स ने जो अभी जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर आपने पढ़ा था, इसी को थोड़ा सा इसने और अच्छे से डिफाइन किया। इसने कहा हर एक टेंपरेचर पे मैं लैम्डा m निकालूंगा, हर एक अलग अलग टेंपरेचर पे मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं? लैम्डा m की वैल्यू निकाल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि लैम्डा m की वैल्यू हर एक पे अलग अलग होगी। क्योंकि अगर मैं टेंपरेचर को चेंज करूं तो इमिसिव पावर अलग होगा, इमिसिव पावर होगा तो लैम्डा m की वैल्यू अलग आएगी। तो इसने क्या किया, हर एक बॉडी के हर एक टेंपरेचर पे लैम्डा m की वैल्यू निकाली, लेकिन जब निकाला तो उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला कि लैम्डा m इनटू t हमेशा कांस्टेंट रिजल्ट है। मैंने कहा कि बॉडी A है जिसको आपने क्या किया, 10 डिग्री सेल्सियस पे लैम्डा m निकाला, जो भी वैल्यू आ रही थी। एक बार इसी बॉडी को मैंने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे निकाला, लैम्डा m की वैल्यू कुछ और आ रही थी। फिर अलग अलग टेम्परेचर में मैं क्या करता रहा, लैम्डा m की वैल्यू निकालता रहा। ठीक, लेकिन मैंने देखा कि लैम्डा m और टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। यही था विंस डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, अब इसको डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्यों दिया गया? डिस्प्लेसमेंट वर्ड इसलिए दिया गया, ये लैम्डा है, ये ई लैम्डा है, ग्राफ कुछ ऐसे ही था। मैंने कहा कि लैम्डा n1 ये है कितने टेंपरेचर पे, T1 टेंपरेचर। ठीक, मैंने क्या किया, टेंपरेचर को बढ़ा दिया। ठीक है, टेंपरेचर को बढ़ाया, तो टेंपरेचर बढ़ाने से मुझे एक रिलेशन ये पता है कि अगर मैं टेंपरेचर बढ़ाऊंगा तो लैम्डा की वैल्यू कम होनी चाहिए, मतलब कि लैम्डा कहां पे शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा कि लेफ्ट शिफ्ट होगा? लेफ्ट, कम हो रहा है। ठीक, तो मैंने टेंपरेचर बढ़ा दिया, टेंपरेचर बढ़ा दिया तो आपको मेरा ये T2 टेंपरेचर लैम्डा T2 is greater than T1,
इसलिए इसको डिस्प्लेस लॉ कहा गया, विंग्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ। कि टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो लैम्डा एम की वैल्यू डिस्प्लेस होगी, लेफ्ट साइड में या तो राइट। आगे तो हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक, थर्मल प्रॉपर्टीज बहुत लेंथी चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम लोगों का है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो बस आप लोग एक काम कीजिएगा, जो केटीजी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक बार थोड़ा सा रीड करके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं उसको कोई डेरिवेशन नहीं करवाने वाला, बहुत अच्छे डेरिवेशन है मैं करवाऊंगा, देखो कोई मतलब नहीं उससे। आप लोग पढ़ के आएंगे तो मैं बस फॉर्मूले लिख दूंगा कि हाँ केटीजी में ये सब फॉर्मूले हैं, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स। बिना केटीजी के थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट नहीं कर सकता। इससे पहले बोला केटीजी पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी में पहले थर्मोडायनेमिक्स बाद में केटीजी है ना, लेकिन बिना केटीजी का हम लोग थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप लोग केटीजी को एक बार प्लीज पढ़ के आइएगा मंडे को। ठीक, तो मंडे को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को बाइंड अप करते हैं, मंडे को ही बाइंड अप कर दूंगा, 2 घंटे में आराम से खत्म हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करना, बोलिए। सर कल तो क्लास नहीं है? नहीं कल नहीं, कल इन लोगों की केमिस्ट्री की क्लास शायद सर ने रखी ना 5 घंटे की, अब उसके बाद फिर मैं भी रखूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कल मैसेज ड्रॉप कर ही देंगे ग्रुप में कि कितने बजे से। ठीक है, तो उसके बाद ट्यूसडे तो सॉरी मंडे को थर्मोडायनेमिक्स खत्म करेंगे, और ट्यूसडे या वेडनेसडे मैं उसी दिन बता दूंगा कि किस दिन मॉर्निंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास है। मैंने बोला था ना कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास में मॉर्निंग में लेना स्टार्ट कर दो, ऑल्टरनेट डेज पे आपको जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो मंडे को इन्फॉर्म कर दूंगा कि किस दिन मेरे को लेनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते से फ्राइडे को क्लास नहीं हो पाई। यस, 3 हफ्ते हो गए फ्राइडे को क्लास नहीं हुई। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट वीक से ट्यूसडे से लगभग मैं कोशिश करूंगा कि ट्यूसडे से स्टार्ट कर दूंगा अपनी क्लासेस। ठीक है, सिर्फ 1 या 1.5 घंटे की मॉर्निंग में क्लास, ताकि पैरेलली हम लोग 12 को भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है, केटीसी पूरा पढ़ना है अच्छे से, ताकि मैं मंडे को ही बाइंड अप करूं। ठीक, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएचएम के, अच्छा वो बचा हुआ फ्लूइड। ठीक है, तो उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्लूइड्स खत्म करेंगे 3 दिन में, 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक एक एक टाइम पे। फ्लूइड एक दिन में भी खत्म करवा सकते हो, लेकिन मेंस में बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्लूइड में से पूछेंगे, तो जहां पे कांसेप्चुअल पार्ट है उसको तेजी में नहीं। ठीक, पहले चला मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, जितने पहले थे जिस स्टेज पे, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उस स्टेज पे कर दिया, कोई फायदा नहीं। दोनों चीजें देखिए, सिलेबस चलता भी रहे और मेरे को चीजें समझ में भी आने लगे। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ऑन पेपर मैंने अपना काम कर दिया कि सिलेबस को फाइंड आउट कर दिया, ऑन पेपर आपने भी आईआईटी में काम कर दिया, कुछ नहीं। ठीक है, तो जितनी चीजें खत्म हो उतना स्कोर भी आता है। ठीक, तो आपके पास कल का टाइम है, जितने क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए, सीख वगैरह तो मिलेगी आप लोगों को, वो भी बोल देता हूँ। ठीक है, तो उसके शीट की प्रैक्टिस कीजिए, फर्स्ट और सेकंड लेवल। ठीक है ना, लेवल 1 लेवल 2 इतना काफी, उससे ज्यादा नहीं करना है आपको बेस लेवल। ठीक, तो चलिए मंडे को केटीसी पढ़ के आइएगा प्लीज। थैंक यू सर।